आज का हमारा लेक्चर जो है वो वन की जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं और उनका ट्राइब्स के साथ रिलेशन के ऊपर यूनिट 13 है। इसमें बेसिकली हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे वन और जनजातीय उनका क्या संबंध है, प्री कॉलोनियल पीरियड में उनका किस तरह से था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब उसमें कैसा रूल था, फॉरेस्ट पॉलिसी जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जब अंडरटेकिंग हो गई तब कैसा था और उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल या इंडिपेंडेंस के समय और अब तक किस तरह से वन के ऊपर जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। ठीक, पहला अगर हम देखते हैं तो जनजातीय से हम शुरू करते हैं। जनजातीय जिन्हें आदिवासी समुदाय भी कहा जाता है, ये वह स्वदेशी लोग होते हैं या वो जनजातियाँ होती हैं जिन्हें संविधान में अगर हम अप्रोप्रिएट शब्द यूज करें तो अनुसूचित जनजाति इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से जंगलों में ये निवास कर रही हैं जिन्हें काफी लंबे समय से इनका भूभाग पे अधिकार माना जाता है। यह मुख्यतः जल, जंगल और जमीन से जुड़ी होती हैं और जो भी स्थानीय चीजें होती हैं उन पे इनका विशेषाधिकार माना जाता है। कुल भारतीय भूगोल के अगर हिसाब से देखें तो लगभग 15% हिस्से पर या कहें कि लगभग 10.4 मिलियन आदिवासी लोग रहते हैं जो कि पूरे भारतीय समुदाय का आबादी का 8.6% हिस्सा है। वन और जनजातियां सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जनजातियां वन पारिस्थितिकी में ही रहती हैं, वहीं निवास करती हैं और इनका जो पूरा जीवन है, उनका पूरा ताना बाना जो है वो एक तरह से वन पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ रहता है और इसी से उनके वर्तमान समाज को आकार दिया गया है। उनमें से अधिकांश जंगल में ही या तो निवास करती हैं या उसके करीब ही रहती हैं और अपनी आजीविका और भरण पोषण के लिए वो जंगलों पर निर्भर करती है। उनका पूरा अस्तित्व जंगल के इर्द गिर्द घूमता है क्योंकि वे इन जंगलों में ही विकसित होते हैं, वही पले बड़े होते हैं और इन जंगलों से स्वच्छ पानी, हवा, भोजन, दवाएं, आश्रय और यहाँ तक कि मनोरंजन के कई सारे साधन जैसे विश्राम भी इन्हीं सब चीजों से ही प्राप्त करते हैं। जनजातियों को खाद्य और हर्बल जड़ों, कंदमूल, लता पत्तियों की किस्मों को चुनने के अलावा स्थानांतरित या स्थिर खेती, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है, उनसे ही इनको भोजन प्राप्त होता है। इसके साथ ही जनजातियां लघु वन उपज, जिसे हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, जिसे MFP भी कहा जाता है शॉर्ट में, कई सारी किस्में निकलती हैं जिसमें उनका चारा, जो उनके जानवर पले होते हैं उनके लिए चारा, घास, बांस, बेंत, पत्तियां और भी तरह के कच्चे माल जैसे गोंद, मोम, रंग, रेजिन, सूखे मेवे, जंगली फल, शहद और इत्यादि कई तरह के भोजन को हम उसमें शामिल कर सकते हैं। ये उनको प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग जो 1976 ने MFP को परिभाषित किया था और वर्गीकृत भी किया था, जिसमें से मुख्यतः 6 चीजें हैं। जो पहला है फाइबर और फ्लॉस, दूसरा घास, घास वो जो तेल उत्पादक नहीं है, तीसरा बांस, नरकट, बेंत, इसी में आता है दूसरे में। तीसरे में आता है वह जो तेल उत्पादन के बीज होते हैं। चौथा टैम और रंग, पांचवा गोंद, रेजिन तथा ओलियो रेजिन तथा छठा पत्तियां। ये सब MFP में वर्गीकरण है। इसके आगे बात करें तो वन आदिवासी सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जैसा भी हमने पहले कहा था, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो होता है वह जल, जंगल और जमीन के इर्द गिर्द ही इनका पूरा ताना बाना बुना होता है, क्योंकि इनका
ना ही केवल आर्थिक महत्व, इनके लिए वन का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक महत्व भी होता है। जनजातियां जंगलों में रहने वाले पेड़ों, झाड़ियों और जानवरों को अपने कुल देवता या इनकी पूजा करती हैं, जो ये समझती हैं कि उनका जो उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं से हुई है। इंग्लिश में अगर हम एक शब्द यूज करें तो टैबू या टोटेम इनके बहुत सारे बनाए जाते हैं, और ये मानते हैं कि उनके देवताओं और पूर्वजों की आत्माएं जो हैं वो जंगल में ही निवास करती हैं। इसीलिए उनको काटना या उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाना उनके लिए टैबू होता है या उनके लिए निषेध होता है। इसलिए वे कभी इसे खत्म नहीं करना चाहती हैं, बल्कि अपने पारंपरिक या रूढ़िवादी तरीकों से या कई सारे तरीकों से इनका वह हमेशा ही संरक्षण करना चाहती है। वन और जनजातियों के बीच कई तरह का सहजीवी संबंध देखा जाता है, जिससे वन उपज पर प्रथम अधिकार या स्वीकार भी किया गया है और इसको कई जगह पे प्रतिपादित भी किया गया है। जंगलों के साथ आदिम जनजातियों के संबंध में अगर हम देखें तो भारत में वन और आदिवासी समिति 1982 के हिसाब से यह कहा गया था कि जनजातियां न केवल वनवासी हैं, बल्कि सदियों से उन्होंने जीवन जीने का एक तरीका विकसित किया है, जो एक चारों ओर से वन के आसपास बुना हुआ है, तथा दूसरी ओर वन पारिस्थितिकी और वन संसाधन अपनी अनूठी और रूढ़िवादी प्रणालियों को विकसित करके यह सुनिश्चित करते हैं कि जंगल को मनुष्य और प्रकृति के द्वारा होने वाले शरण से भी जंगलों को बचाया जा सके। यदि हम भारत में आदिवासियों के वितरण को देखें कि कहाँ-कहाँ भौगोलिक दृष्टि से वितरण है, तो हम उनकी सघनता के हिसाब से उनको 3 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिनको NER रीजन कहता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आदि राज्य शामिल होते हैं। दूसरा हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है या CTB भी उसको कहा जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव इत्यादि होते हैं। और तीसरा है अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह आते हैं। देश के प्रमुख आदिवासी आबादी वाले राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और लक्षद्वीप। इन राज्यों की कुल जनसंख्या में यह लगभग 50% तक का अनुपात इनका रहता है, या यूँ कहें कि इनमें 50% से लगभग लोग जनजातीय मिलते हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक एक जो अच्छी बात है वो यह है कि सबसे अधिक जो हरित क्षेत्र है वो इन राज्यों में ही सबसे अधिक पाया जाता है, जिसका सीधा सा अर्थ निकाला जा सकता है कि वन आवरण का प्रतिशत जो है इन जिन राज्यों में ज़्यादा जनजातियां हैं वहाँ पे अच्छा रहता है। और सीधा सा इसका अगर हम एक पर्याय निकालें कि प्राकृतिक संसाधनों और खराब तथा पिछड़ी प्रौद्योगिकी पर उनकी अधिक निर्भरता के कारण आदिवासी निकटवर्ती वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये वन निवास अनुसूचित जनजातियां वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। वे वन जो है गांव में रहते हैं, जो औपनिवेशिक काल के दौरान वानिकी कार्यों के लिए निर्बाध जनशक्ति प्रदान करने के दृष्टिकोण से सुदूर
और दुर्गम वन क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे। लेकिन इन सीएफडीटी के कब्जे वाली भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों को औपनिवेशिक काल के दौरान और उसके बाद आजादी के बाद भी राज्य वनों के समेकन के दौरान पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई और इनको अभिलेखों में अच्छे से दर्ज नहीं किया गया। ये जो गांव राज्य वन विभागों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, चूंकि ये राजस्व गांव नहीं है, राजस्व का मतलब जहां से राजस्व नहीं मिलता है सरकार को, इसलिए वन संसाधनों पर अधिकार वन विभागों का है, आदिवासियों का नहीं। जंगल पर राज्य के एकाधिकार के प्रगतिशील दावे ने उन्हें आरक्षित क्षेत्रों में बदल दिया है, जिससे जनजातीय अस्तित्व को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जनजातीय गांवों को बेदखल और उजाड़ दिया गया है। इससे आदिवासियों और वनों के बीच मौजूद रिश्ते खराब हो जाते हैं और काफी हद तक खराब हो गए हैं। सरकार पर चल रही उदारीकरण, निजीकरण और बाजार के दबाव की नीतियों ने नीति निर्माताओं को वन भूमि के बड़े नियमों को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, जो फिर से स्वदेशी लोगों को उनकी मिट्टी से दूर कर देता है। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप एक नई वन प्रशासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जो उसे हम विदेशी प्रेरित कह सकते हैं और विशेष रूप से वैज्ञानिक, वानिकी, सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय विकास, संरक्षण और औद्योगिक विकास के नाम पर वन निर्भर समुदायों को बाहर कर देती है। इन नीतियों ने जंगल पर उनके अधिकारों को जब्त कर लिया और वे न केवल अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो गए, बल्कि वन अधिकारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न का शिकार भी बने। यह क्रमिक बेदखली औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल के दौरान उन पर थोपी गई इन्हीं वन नीतियों का परिणाम थी। अगर हम बात करें पूर्व औपनिवेशिक काल में, तो पूर्व औपनिवेशिक मतलब जब उपनिवेशवाद के पहले के, तो उस कालखंड में पूर्व औपनिवेशिक कालखंड में भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले जंगल के निवासियों द्वारा वन संसाधनों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त था, क्योंकि उससे पहले के जितने भी शासक या समितियां रही हैं, उनकी इन संसाधनों में या तो सीमित रुचि थी या तो कोई भी रुचि नहीं थी। इसको रामचंद्र गुहा जी ने 1983 में उद्धृत भी किया है कि बंजर और वन भूमि ने कभी भी ब्रिटिश पूर्व सरकारों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। यही है, इसलिए अधिकांश मामलों में 3 प्रकार के अधिकारियों ने वनों पर अपना अधिकार जताया है। 3 तरह के ऐसे लोग थे जो जिनका देखा गया है, जिन्होंने वनों पे अपना अधिकार या स्वामित्व दिखाया है। इसमें सबसे पहले हमारे ग्रामीण समुदाय थे, जिन्होंने लकड़ी काटने, उपजों को इकट्ठा करने, मवेशियों को चराने, वन भूमि तक अपनी खेती का विस्तार करने के अपने अधिकार का दावा किया है। दूसरी श्रेणी जमींदारों और अन्य सामंती जमींदारों की थी और तीसरी श्रेणी में अगर हम देखें तो ये लोकल सरदारों की थी, या लोकल जो भी सरकार की थी, जो भी वहां पे स्वामित्व था इनका। मद्रास प्रेसिडेंटी के अगर हम 5 अगस्त के राजस्व बोर्ड की कार्यवाही को देखें तो उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वे सभी बिना किसी अपवाद के आदिवासी या सांप्रदायिक अधिकारों के अधीन हैं, जो अनादिकाल से अस्तित्व में हैं और जिन्हें परिभाषित करना और उनका मूल्य निर्धारण करना उतना ही मुश्किल है जितना कि उनको उनकी उपज का मूल्य समझाना।
ग्रामीण आबादी यहाँ जंगल में हमेशा से ही सामान्य संपत्ति की तरह रही है और रहेगी। दूसरा अगर हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस तरह से वनों की पॉलिसीज बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल की विशेषता जो थी, वन संरक्षण की आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण उदासीनता थी और कई ब्रिटिश काल में भारत के जंगलों पर हमले देखे गए हैं। राजस्व उद्देश्यों की पूर्ति, कृषि और वाणिज्यिक दोहन के लिए जंगलों को कई प्रकार से साफ किया गया। इस प्रकार अंग्रेजों के आगमन और भारत के वन संसाधनों के दोहन ने भारत में वन उपज के उपयोग में एक नए चरण को चिन्हित किया गया है। हालांकि लोगों के लिए जंगलों तक मुफ्त पहुंच कभी भी बाधित नहीं हुई थी, लेकिन अगर देखें तो इस समय तक राज्य द्वारा देश के जंगलों और बंजर भूमि पर एक प्रकार का वास्तविक स्वामित्व शुरू हो गया था, जो इससे पहले नहीं देखा गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारत में वन संसाधन जो हैं वह अक्षय नहीं थे। वन क्षेत्र में तेजी से कमी देखी गई, जिसने ब्रिटिश सरकार को वन संसाधनों को संरक्षित करने के लिए और नियम बनाने के लिए काफी हद तक मजबूर भी कर दिया। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान देखें तो रेलवे विस्तार जो ब्रिटिश काल में देखा गया, रेलवे विस्तार के शुरुआती वर्षों में अधिक सुलभ वनों पर अभूतपूर्व हमले देखे गए हैं। रेलवे स्लीपरों की मांग को पूरा करने के लिए जंगल के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया गया। कटाई के कार्यों पर कोई निगरानी नहीं रखी गई और बड़ी संख्या में बड़े बड़े पेड़ काटे गए, जिनके लट्ठों और लकड़ियों का उपयोग तक सुचारू ढंग से नहीं किया जा सका। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक निश्चित वन नीति बनाई, जिसमें रेलवे में लकड़ी का भारी उपयोग के कारण वन विनाश के प्रभाव को एक हद तक महसूस किया गया और भारत सरकार ने अभी भी बचे हुए वनों या जंगलों को और अधिक विनाश से बचाने के लिए कई स्फूर्तिदायक कदम उठाने का फैसला किया। ब्रिटिश शासन के तहत कौन सी नीतियां थी वो हम देख सकते हैं इसके बाद में। ये अभी जो हम अभी तक बात कर रहे थे ये सब कंपनी के शासनकाल के दौरान थी, लेकिन कंपनी के शासनकाल का जब ब्रिटिश में अंडरटेकिंग हो गई थी तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित वन शासन प्रकृति में सत्तावादी था। उनकी ब्रिटिश और उनसे बाद का जो उनसे पहले का कंपनी शासनकाल था उसमें बस यही एक था, एक डिफरेंस देखा गया है कि जो ब्रिटिश शासन था ये एक तरह से सत्तावादी या औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए था, जिसने औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में जंगल की परिभाषा दी और उसी के माध्यम से स्थानीय वन निवासी समुदायों पर इसने कड़ा प्रतिबंध लगाया। इन नीतियों ने स्थानीय वन आधारित आजीविका अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की कीमत पर व्यावसायिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय विकास के लिए वनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई वन नीतियों और प्रबंधन के आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव का एक कुलानुक्रम वर्णन है। अगर हम देखें तो 1865 का वन अधिनियम जो सबसे पहले किया गया था, यह अधिनियम वनवासियों द्वारा वन उपज के विनियमन और जंगल पर राज्य के एकाधिकार को स्थापित करने की दिशा में सबसे पहला प्रयास था। राज्य को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को वन घोषित करने और अधिसूचना द्वारा इसे विनियमित करने का अधिकार दिया गया था, बशर्ते कि ऐसी अधिसूचना व्यक्तियों या समुदायों के किसी भी मौजूदा अधिकार को कम या प्रभावित न करें। इस प्रकार वनवासियों की सामाजिक रूप से
विनियमित प्रथाओं को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना था, जिस कारण वन उत्पादों के प्रयोग के पारंपरिक अधिकार को विशेषाधिकार के रूप में बदल दिया गया। यह अधिनियम केवल सरकार के नियंत्रण वाले वनों पर लागू था और निजी वनों को देखने के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था। इसके बाद दूसरा है वन अधिनियम 1878। यह अधिनियम पिछले अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक था और वनों पर राज्य के अधिकार का इसमें विस्तार किया गया था। इस अधिनियम ने वनों को 3 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसमें आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम्य वन मुख्य रूप से थे। इस अधिनियम ने मवेशियों के अतिक्रमण या चारागाह जैसी कुछ गतिविधियों पर रोक लगाकर जंगल पर सरकार के नियंत्रण को कड़ा कर दिया था। लेकिन इसमें पड़ोसी जंगल, जो आसपास के जंगल थे, उन पर यह लागू नहीं होता था, जहां अधिकार अभी भी इन्हीं समुदायों के हाथों में थे। इस कानून के माध्यम से कार्यकारी जो भी सत्ता थी, उसने एक झटके में पूरे भारत में ग्रामीण आबादी द्वारा जंगल के सदियों के चले आ रहे पारंपरिक उपयोग को खत्म कर दिया था। इस प्रकार जब औपनिवेशिक राज्यों ने जंगलों पर नियंत्रण का दावा किया, जो इससे पहले स्थानीय समुदाय के हाथों में थे, और इन जंगलों के वाणिज्यिक लकड़ी के उत्पादन के लिए काम करने के लिए इनको प्रदान किया, तो इसने भारतीय गांवों के दिन प्रतिदिन के जीवन में अभूतपूर्व हद तक एक हस्तक्षेप किया गया था। इसके बाद जो दूसरी वन संकल्प नीति बनी 1894 में, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहली वन नीति में लोगों के हित पर राज्य के हित की सर्वोच्चता की परिकल्पना की गई थी। इस नीति का एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक लाभ के लिए राज्य के जंगलों का प्रशासन करना था, लेकिन इसने जंगल के निवासियों और जंगल के पड़ोस के जंगलों पर एक प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इससे पहले के में था कि पड़ोस के जंगलों पर कोई भी कानून नहीं था। इसने समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ जंगलों को लघु वनों के रूप में भी वर्गीकृत किया था। जंगल के व्यावसायिक मूल्य ने ब्रिटिश सरकार को जंगल के सामुदायिक उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेरित किया। इससे अंग्रेजों को अपना राजस्व बढ़ाने में मदद तो मिली, लेकिन इस प्रक्रिया में आदिवासियों के अधिकारों में एक गंभीर कटौती कर दी गई थी, जिसका नतीजन हम देखें तो इस औपनिवेशिक वन नीति में न केवल उन्हें जंगल से अलग कर दिया, बल्कि उनके वन अधिकारों को भी एक तरह से जब्त कर लिया गया था। इस नीति ने वन अधिकारियों को परिदृश्य में आने और जंगलों पर पारंपरिक जनजातीय अधिकारों को सीमित करने और विनियमित करने का अधिकार देने का दावा किया गया था। इसके बाद आने वाला दूसरा जो था वो वन अधिनियम 1927 में था। 1878 के भारत वन अधिनियम को अतीत की स्थानीय सरकारों के विभिन्न अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया था। बाद में इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 नामक एक बहुत व्यापक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसने न केवल जंगल पर लोगों के अधिकारों को और अधिक विनियमित किया, बल्कि वन अधिकारों की सभी प्रथाओं को भी एक लिपिबद्ध या संहिताबद्ध कर दिया। जमीनी स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन अधिकारियों का समुदायों के साथ एक सीधा संवाद स्थापित हुआ, और वे क्योंकि वह जो वन अधिकारी थे वे बहुत ही अधिकारवादी थे और अपनी समस्त शक्तियों का बहुत ही मनमाने ढंग से आदिवासी लोगों पर इस्तेमाल करते थे और उनके
जीवन के साथ देखा गया था कि कईयों बार खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते थे। उनके बलपूर्वक व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग ने कई आदिवासियों को अपने मूल स्थान छोड़ने के लिए भी मजबूर कर दिया गया। इस अधिनियम ने वनों पर समुदायों के अधिकारों के संदर्भ को हटा दिया, जो 1978 में अधिनियम में बनाए गए थे। 1878 में जो अधिनियम बनाए गए थे, उसमें भी इसमें वनों के समुदायों के अधिकारों को संदर्भ को हटा दिया गया था और व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि वे वन भूमि, वन उपज पर अपने दावे जो हैं वो वन बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष रखें, जिन्हें उनके दावों की जांच करनी थी। इस अधिनियम ने वनों की कमी का सबसे बड़ा कारण माने जाने वाली झूम खेती या स्थानांतरण खेती पर भी कुछ विशेष प्रावधानों के साथ कुछ नियंत्रण लगाया। वाणिज्यिक और शाही हितों पर काम करने वाले औपनिवेशिक वानिकी का सबसे गंभीर परिणाम प्रथागत अधिकारों में कमी के साथ साथ पारंपरिक संरक्षण और प्रबंधन प्रणालियों में एक जबरदस्त गिरावट थी। राज्य द्वारा वनों के सामुदायिक स्वामित्व पर प्रतिबंध ने वनवासियों की निर्वाह अर्थव्यवस्था को एक गंभीर रूप से अस्थिर कर दिया था। इसने न केवल उनको अस्थिर किया, बल्कि कई समुदायों को अपने व्यवसाय या आजीविका बदलने के लिए भी मजबूर कर दिया था। सेनगुप्ता 1988 ने कहा कि आजीविका के स्रोत के नुकसान की भरपाई के लिए आदिवासियों को कई वैकल्पिक रास्ते तलाशने के लिए इस अधिनियम के द्वारा मजबूर किया गया था। औपनिवेशिक काल में अगर हम देखें तो कानूनी और नीतिगत साधनों ने जंगलों पर अधिकार जो थे समुदायों के हाथ से सरकार के हाथ में स्थानांतरित कर दिया था। सामान्य संपत्ति जो थी राज्य की संपत्ति बन गई थी और ग्रामीण समुदायों का जंगल से अलगाव शुरू हो गया था, जो इससे पहले नहीं देखा गया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार वनों को संघ से राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले जो थे वन संघ सूची में थे, लेकिन उसके बाद वन राज्य सूची में स्थानांतरित कर दिए गए और वन उपज पर जो था राज्य का ही अधिकार स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। ये तो हो गई अब तक पोस्ट कॉलोनियल प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज, जिसका हम कहते हैं कि औपनिवेशिक काल के समय, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश शासनकाल में इस तरह के अधिनियम बनाए गए। उसके बाद अगर हम देखें पोस्ट कॉलोनियल या उत्तर उपनिवेशिक काल में कौन कौन सी वन नीतियां बनाई गई, उसमें से सबसे पहले जो नाम आता है वह राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है। यह आजादी के बाद मिली पहली वन नीति थी, जो 1952 में राष्ट्र निर्माण में जंगलों से अधिकतम वार्षिक राजस्व की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ बनाई गई थी। इसने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों पर उच्च विनियमन द्वारा जनजातीय लोगों की सभी आशाओं पर पानी फेर दिया था, क्योंकि अब तक ये सोचा जा रहा था कि ये जो नीतियां बनी हैं ये ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी और जितने भी वन क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनके जो जंगल पे अधिकार थे वह कायम ब्रिटिश में बहुत सारे उनको छीन लिए गए थे और बहुत सारे समुदायों को सिर्फ इसीलिए ही डीनोटिफाइड जिसको कहते हैं नोटिफाइड कर दिया गया था, ताकि वह जंगल के किसी भी चीज पे अपना अधिकार या
विशेषाधिकार नहीं रख सकते। लेकिन जब आज़ादी के बाद पहली वन नीति 1952 में बनी, तो ये कहा जाता है कि यह अंग्रेजों के द्वारा पारित वन नीतियों से भी ज़्यादा बदतर थी, जिसने जनजातियों के अधिकारों को और कम कर दिया था। इसने औपनिवेशिक नीति निर्माताओं की तर्ज पर ही काम किया, लेकिन यह आदिवासियों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने से भी एक कदम आगे निकल गई। आदिवासियों के निजी जंगल पर जिन्हें पुरानी नीति में नहीं छुआ गया था, उन्हें नई नीति के तहत नियंत्रण के अधीन कर दिया गया। पुरानी नीति के तहत चारागाह या मुफ्त चारागाह को मान्यता दी गई थी, लेकिन नई नीति में इन मुफ्त चारागाहों पर भी शुल्क लगाया गया था। स्थानांतरण खेती या झूम खेती के संबंध में एक रियायत इस प्रावधान के तहत दी गई थी कि अगर इससे पहले की तरह जबरदस्ती से नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनको जितने भी जनजातीय समुदाय हैं उनसे अनुनय और विनय से इस झूम खेती पर एक तरह का अंकुश लगाया जाएगा। इसलिए जो अधिकार औपनिवेशिक काल में विशेषाधिकार में बदल दिए गए थे, उन्हें इस नीति में रियायत या इंग्लिश में अगर हम शब्द देखें तो कंसेशन कहते हैं, उसमें बदल दिया गया था। इस नई नीति ने खेती के लिए वन भूमि पर उस अधिकार को वापस ले लिया जो औपनिवेशिक पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। इसने निजी जंगलों को भी, जैसा कि इससे पहले बात की गई थी कि अब तक निजी जंगलों को नहीं छुआ गया था या उन पे नियंत्रण का किसी भी तरह से कोई कानून नहीं दिया गया था, लेकिन इस नीति ने उन निजी जंगलों को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया जो औपनिवेशिक काल में पूरी तरह से आदिवासियों या आदि जनजातियों के नियंत्रण में ही थे। पुरानी नीति जंगलों में मुफ्त चारागाहों को नहीं छूती थी, लेकिन इस नई नीति में इसे एक तरह से पूरी तरह नियंत्रण में लाने की कोशिश शुरू की गई और एक शुल्क व्यवस्था लागू किया गया जिसमें चारागाह को न्यूनतम रखा जाने की सिफारिश की गई कि चारागाह जो थे कम से कम चारागाह क्षेत्र बनाए जाएं। स्वतंत्र भारत की 1952 की वन नीति को 1894 की औपनिवेशिक पूर्ववर्ती नीति से भी बदतर माना जाता है, खासकर जनजातीय लोगों के लिए। वन नीति और भारत के आदिवासियों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उस समय के भारत के राष्ट्रपति ने UN डेबर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग ने जनजातीय लोगों के जीवन में वनों के महत्व पर एक जोर दिया, जिससे उन्हें सभी प्रकार के भोजन, जंगली खेल, मछली, घरों के निर्माण के लिए लकड़ी और यहाँ तक कि ईंधन के अलावा वन उपज की बिक्री से भी आय मिलेगी। आदिवासी जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए वनों पर सरकारी अधिकारों के क्रमिक विस्तार की इसमें आलोचना की गई। इसमें जंगलों पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को धीरे धीरे बदलाव और 1894 में अधिकार और विशेषाधिकार तथा 1952 में अधिकार और रियायत और उसके बाद यह रियायत के रूप में बने रहने का भी उल्लेख किया गया। आयोग ने सिफारिश की कि 1952 की नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और आदिवासियों को वन भूमि पर खेती करने की अनुमति दी जानी चाहिए। चारागाह और स्थानांतरण खेती या झूम खेती के लिए उनकी आवश्यकताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसमें वन अधिकारियों की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग
1976 ने कई तरह की सिफारिश दी। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 द्वारा दी गई कई सारी सिफारिश आदिवासियों के दृष्टिकोण से विनाशकारी थी। इसने जंगल और वन उपज पर लोगों के अधिकार में भारी कमी की सिफारिश की और जो इसमें जंगल और वन उपज पर सॉरी इसने जंगल और वन उपज पर लोगों के अधिकार में भारी कमी की सिफारिश की और जंगलों से प्राप्त वन लोगों के भरण पोषण की अनदेखी करते हुए हर कीमत पर जंगल के व्यवसायीकरण की वकालत की। आयोग ने वन उपज पर वनवासियों के अधिकारों को नियमित करने की सिफारिश की और यह भी कहा कि औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन जो है वो वनों के अस्तित्व का कारण होना चाहिए। वास्तव में यह इस मूल्य में है कि वनों के लिए अब तक दावा किए गए अन्य मूल्यों को अवशोषित किया न जा सके। रिपोर्ट में वन और वन उत्पादों के प्रति अत्यधिक संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाया गया तथा आदिवासियों और वनवासियों को विनाशकारी एजेंट तक माना गया। स्थानीय लोगों को जंगल का विनाशक माना जाता था क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों को मुफ्त में लेते थे और जंगलों के रखरखाव में कम योगदान देते थे। इसने वन नीति में बदलाव करके और एक समान वन कानून लाकर वन कानून को मजबूत करने की सिफारिश की ताकि राज्यों के बीच वन कानूनों में असंगतता दूर हो और वनिकी मामलों से संबंधित कानूनी रूप से स्वीकृत अधिकारियों की बहुलता न हो। इसने यह भी सिफारिश की कि कार्यात्मक रूप से सभी वन भूमि को संरक्षित वन, उत्पादक वन और सामाजिक वन में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वन विषय को केंद्र को कानून बनाने का अधिकार देकर समवर्ती सूची में लाया गया। इसके बाद वन प्रारूप विधेयक 1980 1976 की सिफारिशों के आधार पर वन भूमि और उपज पर लोगों के अधिकारों को कम करने के लिए एक विधेयक में प्रावधान किए गए थे। सरकार को किसी भी भूमि को, चाहे वहां कुछ भी हो, कैसी भी हो, वन भूमि घोषित करने का अधिकार दिया था। इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को किसी भी आरक्षित वन या किसी हिस्से को अनारक्षित घोषित करने और केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वन भूमि को आवंटित करने से रोक दिया गया और वन लोगों के अधिकारों के खिलाफ विशेष प्रावधान भी बनाए। इसलिए केंद्र सरकार ने वन और वन उपज पर सभी अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिए। यह विधेयक बाद में संसद में पारित हुआ और अधिनियम भी बन गया। इसके बाद वन और जनजातीय समिति बनाई गई और इस समन्वित नीति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 1980 में डॉक्टर BK राय बर्मन, जो कि एक उस समय के प्रख्यात मानव विज्ञानी थे, उनकी अध्यक्षता में वन अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए वन नीति के पुनः उन्मुखीकरण के लिए दिशा निर्देश सुझाने संबंधित एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने आदिवासी जीवन में वन के महत्व पर जोर देते हुए 1982 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कहा कि आदिवासी न केवल अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर हैं, बल्कि ईंधन, चारा, लकड़ी के अलावा वे अपनी आय का 1/3 लघु वन उत्पादों की बिक्री से कमाते हैं। इस समिति ने यह महसूस किया कि एक राष्ट्रीय वन नीति को वनों को बनाए रखने में निवासियों के महत्व और सकारात्मक भूमिका को पहचानना चाहिए, जो कि वनीकरण, संरक्षण
उत्पादन और भूमि के प्रबंधन के प्रश्न का एक दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। चूंकि इस समिति का ध्यान आदिवासी अर्थव्यवस्था पर अधिक था, इसलिए इसने वन उद्योग और लघु वन उत्पादों पर अधिक जोर नहीं दिया, लेकिन आदिवासी जीवन में वन के महत्व पर एक बहुमूल्य जानकारी दी। इस समिति ने यह बताया कि वानिकी संरक्षण कार्यक्रमों और उनके वानिकी कौशल की पहचान के माध्यम से जनजातीय लोगों को लाभ मिलना चाहिए। नीति निर्माताओं को नीति निर्माण के दौरान व्यक्तिगत, समुदाय के साथ साथ राष्ट्रीय हितों के पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए और नीति निर्माण के साथ साथ इनके क्रियान्वयन के दौरान आदिवासियों की बुनियादी जरूरतों में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में 1985 में वन विभाग को कृषि मंत्रालय से नवगठित पर्यावरण और वन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने दिसंबर 1988 में संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय वन नीति प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया। इसके बाद वाला वन अधिनियम 1988 अगर हम देखें तो वन अधिनियम 1988 के मूल उद्देश्यों में कहा गया है कि वन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिकी संतुलन के रखरखाव को सुनिश्चित करना चाहिए, जो सभी जीवन रूपों, मानव, पशु, पौधों के भरण पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की प्राप्ति को इस प्रमुख उद्देश्य के अधीन करना चाहिए। इस अधिनियम में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा विकसित की गई। हालांकि इस नीति में अधिक जन उन्मुख प्रावधान किए गए हैं, फिर भी इसमें जंगल के विशेष राज्य स्वामित्व की ही अवधारणा है और औद्योगिक जरूरतों को राष्ट्रीय जरूरतों के रूप में उल्लेखित भी किया गया है। झूम खेती या स्थानांतरण खेती की प्रथा को 3 साल की अवधि के लिए अनुमति दी गई थी। दंडात्मक उपायों के साथ आरक्षित वनों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए। राज्य को आरक्षित वनों को छोड़कर ग्राम्य वनों के गठन की अनुमति दी गई। आरक्षित, संरक्षित और ग्राम्य जीवन जंगलों में मवेशियों के अतिक्रमण को विनियमित करने के लिए प्रावधान किए गए और ऐसे अपराधों के लिए दंड को बहुत ही गंभीर बनाया गया। इस संकल्प में आदिवासी लोगों और जंगलों का एक विशेष महत्व या प्रावधान जोड़ा गया। यह कहा गया कि आदिवासी लोगों और जंगलों के बीच एक सहजीवी संबंध को ध्यान में रखते हुए वन प्रबंधन के जिम्मेदार सभी एजेंसियों को यह देखना चाहिए कि आदिवासी लोग जंगलों की सुरक्षा, पुनर्जनन और विकास में निकटता से जुड़े हुए हैं, ताकि उन्हें लाभकारी रोजगार प्रदान किया जा सके। सामाजिक और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसने स्थानीय संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकारों को पवित्र और गैर पराक्रम्य माना और इन अधिकारों के लिए संवैधानिक मान्यता सुरक्षित करने के लिए एक कदम भी उठाया गया। भूरिया समिति की सिफारिशों के साथ इन आंदोलनों ने सरकार को 5वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए मजबूर किया। भूरिया समिति की सिफारिशों के साथ इन आंदोलनों ने भारत सरकार को 5वीं अनुसूची में संशोधित करने के लिए मजबूर किया और इसे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या PESA जिसे कहते हैं 1996 के रूप में जाना गया। इसने ग्राम सभा को केंद्र स्तर पर लाकर वन प्रशासन के मौजूदा दृष्टिकोण को विकेंद्रित किया और पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की। सामुदायिक संसाधनों पर आदिवासियों या जिसका अर्थ है
भूमि, जल और जंगल। पैसा न केवल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अधिकारों और विशेषाधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह आदिवासियों के संबंध में भविष्य के कानून बनाने के लिए एक सिद्धांत और एक बड़ा आधार भी प्रदान करता था। 2002 में भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया, जिसमें जनजातियों को अति आक्रमणकारी के रूप में चिन्हित किया गया और जंगल को खाली कराने के निर्देश दिए गए। जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए यह अक्षमता संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को स्थापना से और बढ़ गई, जिसका मतलब यह था कि जंगलों और वन भूमि पर आदिवासियों के नगण्य या बिल्कुल नगण्य अधिकारों वाले पवित्र क्षेत्र। इसने राज्य को स्थानीय वनवासियों को उनके निवास के वास्तविक अधिकारों का निपटाए बिना ही बेदखल करने में सक्षम बनाया। वन अधिनियम 2006। इसके बाद जो वन अधिनियम 2006 में बना, उसके हिसाब से आदिवासी समुदाय के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के विकास में एक ऐतिहासिक कानून बना। 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद संसद ने औपनिवेशिक और उसके बाद आदिवासी समूहों द्वारा सहे गए ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया। औपनिवेशिक काल में जो अधिनियम बना था उसका और वन अधिनियम का वन निवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना और वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना ही मुख्य उद्देश्य थे। अतिक्रमणकारियों को वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण एजेंट माना जाता था। इस विधेयक में वन पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों और गैर आदिवासियों वन पर निर्भर जनजातीय आबादी की पहचान की गई और जीविका और वाणिज्यिक उद्देश्य के आधार पर दोनों के बीच में एक अंतर भी किया गया। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है कि इस कानून ने आदिवासियों को एक सम्मानजनक दर्जा प्रदान किया है, लेकिन यह भूमि अधिग्रहण, विकास प्रेरित विस्थापन और राजनीतिक स्वायत्तता जैसे अन्य क्षेत्रों में कानून और प्रशासन में समान या अधिक प्रगति के बिना आदिवासी लोगों के मानव अधिकारों और आजीविका के मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं होगा। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें, जो भी है, कौन कौन से कानून थे। सबसे पहला अगर हम देखें तो हमारा जो वन अधिनियम था, एक औपनिवेशिक काल से पहले का, उसके बाद जो बना वो उपनिवेशिक काल में भी दो तरह के थे। पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान और एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार के दौरान। ब्रिटिश सरकार में अगर हम देखें तो कई तरह के थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में वन नीतियां जो थी वो 1865 की हो गई। उसके बाद 1878 जो था वो वन अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद वन नीति संकल्प 1894। उसके बाद वन अधिनियम 1927 जो कि काफी महत्वपूर्ण था, तथा जिसके बाद में हम देखें तो उत्तर उपनिवेशिक काल की पॉलिसियां या नीतियां बनाई गई, जिसमें सबसे मुख्य जो थी वो थी उत्तर उपनिवेशिक वन नीति या राष्ट्रीय वन नीति 1952, जो कि ब्रिटिश काल से भी ज्यादा खतरनाक बताई गई थी। उसके बाद में
जो नेशनल कमीशन या राष्ट्रीय कमीशन कृषि आयोग बना था, उसने कुछ 1976 में सिफारिशें दी थी तथा जो लागू करी गई थी 1980 के वन प्रारूप विधेयक में। उसके बाद में वन एवं जनजातीय समिति ने अपने 1980 में दिए गए थे, जो 1982 में रिपोर्ट लगाई गई थी, तथा उसके बाद 1988 में जो वन अधिनियम बना था वो काफी महत्वपूर्ण है इसकी दृष्टि में। तथा इसके बाद 2002 में और फॉरेस्ट एक्ट जो था 1988 वाला 2006 में, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे अगर हम देखें इसके हिसाब से। तो निष्कर्ष क्या आता है कि औपनिवेशिक या उत्तर औपनिवेशिक वन कानूनों में आदिवासियों को वनों और वन्य जीवों का विनाशक माना गया था। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो औपनिवेशिक हो या उत्तर औपनिवेशिक काल में थे, जो आदिवासी थे ये सदैव से ही वन संरक्षण से जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन की कई सारी ऐसी नीतियां थी जो वन की उपज से ही निर्धारित होती थी, जो राजस्व में उनके बहुत एक बड़ा योगदान करती थी, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने इन आदिवासियों को एकदम सीमित कर दिया था या उनको बहुत ही कम दिए थे अधिकार। और ये कानून हमेशा से वन उपज और वन भूमि पर जनजातियों के अधिकारों को विनियमित ही करते रहे हैं। अंग्रेजों ने प्रच्छन्न भारतीय हित में वन उत्पाद का व्यवसायीकरण शुरू कर दिया और वनों पर अधिकांश अधिकारों को जब्त कर लिया था। प्राचीन काल से जंगलों का पूर्ण स्वामित्व लेने वाले आदिवासियों के पास कई सारी शक्तियों के खिलाफ आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए इन्होंने जंगल से अलग होने और अपने पैतृक घर के बाहर आने के लिए मजबूर हो गए। वे अपने भरण पोषण और आजीविका के लिए औपनिवेशिक शासकों की दया पर निर्भर हो गए थे। इन दुखों को उन्होंने अपने भारतीय शासकों ने और भी बढ़ा दिया जब उन्हें वन संसाधनों तक पहुंचने से ही रोक दिया गया और राष्ट्र निर्माण और विकास के नाम पर इसका इस्तेमाल एक व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया। इन नियंत्रण समुदायों में से कॉरपोरेट क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो इन संसाधनों का उपयोग करके केवल लाभ कमा रहे थे। इसके बावजूद भी विध्वंसक और अतिक्रमणकारी आदिवासी ही हैं, ऐसा ही इन नीतियों में माना गया। पूरे औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में स्वदेशी लोगों ने, या जिसे हम इंडिजिनस या जनजातीय लोगों ने, स्वायत्तता और पहचान के लिए संघर्ष किया और राज्य से अपनी संस्कृति और प्रकृति की अखंडता को मान्यता देने की मांग करी। जहां तक जनजातियों का सवाल है, जल, जंगल और जमीन ही उनका मुख्य अस्तित्व है तथा जंगल उनके अस्तित्व के अविभाज्य हैं। राज्य की जनजातीय और वन नीतियां असंगत आधार पर नहीं बनाई जा सकती हैं। हालांकि इस मांग को राज्य द्वारा कभी भी सम्मानित नहीं किया गया। आदिवासी लोग मुख्य रूप से शारीरिक विस्थापन से पीड़ित हैं, क्योंकि वन भूमि पर लोगों के सांप्रदायिक अधिकारों को मान्यता नहीं देते हैं। लाखों जनजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बेदखल करना वनों की कटाई और शरण की समस्या का समाधान नहीं है। ध्यान यहाँ भी रखना चाहिए कि वनवासियों के अधिकारों को सौंपने पर क्या होना चाहिए। जो एकमात्र ऐसे लोग हैं जो अपने पारंपरिक और रूढ़िवादी ज्ञान के माध्यम से सदैव वन संसाधनों के अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं। सरकार और हमारे नीति निर्माताओं को आदिवासियों के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उन्हें कई सारे अधिकार देने चाहिए, जिससे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वन अधिनियम 2006 ने आदिवासियों को वन भूमि और संसाधनों पर अधिकार दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे अधिकार पाने के लिए एक आशा की किरण बाकी है,
जिनके उचित कार्यान्वयन की अभी भी आवश्यकता है। धन्यवाद।